नमस्कार छात्रों, पिछले लेक्चर तक हम शब्द और अर्थ का संबंध इस मुद्दे को देख रहे हैं और भाषा विज्ञान के अंतर्गत अर्थ विज्ञान इस शाखा के अंतर्गत शब्द और अर्थ के संबंध को दिखाने के लिए उसके कुछ साधन बताए गए हैं और उसी की चर्चा हम पिछले लेक्चर में उसकी शुरू की है। आज हम उसके जो 8 साधन बताए गए हैं उन 8 साधनों में से पहला साधन जो है व्यवहार, उसको हमने विस्तार से देखा है। आज हम उसी के आगे दूसरा जो साधन है आप्त वाक्य, उसकी चर्चा करेंगे और एक के बाद एक ये शब्द और अर्थ के साधन जो है उसको हम विश्लेषित करेंगे। पहले हमने व्यवहार इस साधन को देखा है, अब दूसरा है आप्त वाक्य। देखिए, किसी भी शब्द का संकेत ग्रहण करने का एक महत्वपूर्ण साधन ये आप्त वाक्य को समझा जाता है। ऐसे बेहद महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जिनको हम व्यवहार से नहीं समझते, अतः अर्थबोध के लिए महापुरुषों आदि के कथनों पर विश्वास करना पड़ता है। भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और उनको हम व्यवहार के आधार पर तो नहीं समझ सकते, लेकिन इसके अर्थबोध के लिए हमारे समाज में जो महापुरुष आदि वगैरह जो होकर गए हैं, उनके जो कथन होते हैं उनके कथनों पर विश्वास हमें करना पड़ता है और उन कथनों के आधार पर अपने निकट के या हमारे आदर्श के रूप में जो भी व्यक्ति है उनके द्वारा कहे गए शब्दों को हम अर्थबोध के स्तर पर जो है समझ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। महापुरुषों के द्वारा कहे गए कथन ही आप्त वाक्य है। मतलब जो भी हमारे आदर्श के रूप में, आइडॉल के रूप में जो व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके द्वारा कहे गए कथन जो है आप्त वाक्य कहे जाते हैं। आप्त वाक्य का अर्थ है यथार्थ वक्ता। यथार्थ वक्ता से तात्पर्य यह है कि जो सत्य है, जो सच है, उसको बोलने वाला। यथार्थ वक्ता अर्थात सच्चा वक्ता वेद शास्त्र, गुरु, माता पिता, विद्वान, संत आदि लोग जो है हमारे समाज में उनको एक विशिष्ट नजर से और उनके प्रति एक विशिष्ट विश्वास जो है हमारे समाज में होता है। वे जिन शब्दों से अर्थबोध कराते हैं वे अर्थ सत्य होते हैं और अर्थात उन्होंने जो कहा उसे हमने तुरंत ग्रहण किया होता है। अर्थात हमारे समाज में मौजूद जो भी कुछ संत होते हैं, गुरु होते हैं, वेद के द्वारा कही गई बातें, शास्त्र के द्वारा कही गई बातें, विद्वानों के द्वारा कही गई बातें, संत महात्माओं के द्वारा कही गई बातें, और उन्होंने हमें जो भी कुछ शब्द वहाँ पे बताए हैं उसको ही हम ग्रहण करते हैं। अर्थात उन्होंने जो कहा उसको हमने तुरंत ग्रहण किया। मतलब हम जिन पर विश्वास करते हैं उनके द्वारा कहे गए वाक्यों को या उनके द्वारा कहे गए शब्दों को हम तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, उसके लिए कोई भी प्रश्न चिन्ह वहाँ पे हम नहीं लगाते। तो इस तरह से ये हमारे नज़दीक के, हमारे विश्वास के जो भी कुछ माता पिता होने दीजिए, गुरु होने दीजिए, विद्वान होने दीजिए, संत महात्मे होने दीजिए, उनके द्वारा कहे गए शब्दों को हम जो का त्यों ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए भाषा के शब्दों को समझने में या बोध के स्तर पर अगर विचार किया जाए तो आप्त वाक्य के जरिए भी हम बहुत सारे शब्दों को वहां पे समझ लेते हैं। ये हो गया आप्त वाक्य से संबंधित, मतलब शब्द और अर्थ का संबंध दिखाता हुआ ये साधन। अब तीसरा साधन है प्रकरण। प्रकरण से तात्पर्य पूर्ण विषय से वहां पे या प्रसंग से हम कह सकते हैं। एक विशिष्ट प्रसंग घटित होता है और उस प्रसंग के दौरान जो है जो भी कुछ शब्द वहां पे प्रस्तुत होते हैं उन प्रसंग के आधार पर उन शब्दों के अर्थ कभी कभार हम ग्रहण कर लेते हैं। प्रकरण इसका अर्थ है प्रसंग। देखिए, संदर्भ के अनुसार अर्थबोध भिन्न भिन्न प्रकार का होता है और हमारे साथ जो भी कुछ प्रसंग घटित होता है उसके आधार पर हम वहां पे उन शब्दों का अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरणार्थ देखिए, रस शब्द स्थिति अनुसार इसका अर्थ प्राशन करने वाला रस है और काव्यशास्त्र में यह अनुभूति के आधार पर वहां पे हम ग्रहण कर लेते हैं। रस एक ही शब्द है, लेकिन स्थिति अनुसार विचार किया जाए तो हम उसको प्राशन करते हैं या उसको पीते हैं। और रस को अगर काव्यशास्त्र के आधार पर समझने की कोशिश की जाए या काव्यशास्त्र जैसे प्रकरण के साथ अगर रस का उल्लेख वहां पे हो जाता है
तो वहां पे रस शब्द जो है अनुभूति, अनुभव लेने की चीज है या उसके समान उसको हम ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार गोली प्रसंगानुसार उसका इस्तेमाल हम युद्ध स्तर पर अर्थ अलग और अस्पताल में गोली का अर्थ अलग लगा लेते हैं। मतलब प्रसंग क्या है, प्रकरण क्या है, उसके आधार पर हम वहां पे किसी भी शब्द का अर्थ वहां पे लगा लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे आसपास, हमारे पास पड़ोस में या हम जहां पे स्थित है, जहां पे हम मौजूद है, वहां पे स्थिति क्या है, प्रकरण क्या है, उसके आधार पर प्रसंग क्या है, शब्दों के अर्थ वहां पे बदल दिए जाते हैं या उसके अनुसार हम ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरणार्थ, हम सड़क पर खड़े हैं, दिन बीत गया है और सांझ होने लगी है। देखिए, हम सड़क पर खड़े हैं, दिन बीत गया है और सांझ होने लगी है। इसका प्रसंगानुसार अर्थ अब हमें घर चलना चाहिए। मतलब ये जो उदाहरण हम देख रहे हैं, अब सड़क पर हम खड़े हैं, दिन बीत रहा है और सांझ होने लगी है, इसका प्रसंगानुसार वहां पे अर्थ बखूबी हमारे दिमाग में आता है कि अब घर चलना चाहिए आदि। ये बातें जो है स्पष्ट ही प्रकरण के आधार पर हमारे समझ में आती है या हम उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे साथ क्या प्रसंग घटित होता है उसके आधार पर वहां पे शब्दों के अर्थ जो है निर्धारित होते हैं और शब्दों के अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। इस तरह से ये प्रकरण के आधार पर बहुत सारे शब्दों को हम वहां पे ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं। अगला जो शब्द और अर्थ का साधन है वो है व्याख्या। ऐसे बहुत से विषय हैं जिसमें दर्शन शास्त्र होने दीजिए, ज्योतिष शास्त्र होने दीजिए, विज्ञान होने दीजिए, टेक्नोलॉजी होने दीजिए, ऐसे बहुत सारे शास्त्र हमारे आसपास मौजूद है जिनको समझने के लिए हमें व्याख्या की जरूरत होती है, परिभाषा की जरूरत होती है, डेफिनेशन की जरूरत होती है। अर्थात किसी भी शब्द को व्याख्या के आधार पर जब हम समझ लेते हैं तो हम उसको एक साधन के तौर पर व्याख्या को मान सकते हैं। हम समझ नहीं पाते इन शब्दों के अर्थबोध के लिए व्याख्या की आवश्यकता होती है। ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे आसपास होते हैं या हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये उन शब्दों को हमें एक तो उसकी परिभाषा देखनी होगी या फिर उसको शब्दकोश में ढूंढना होगा। तो व्याख्या के आधार पर भी हम बहुत सारे शब्दों को आत्मसात कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और उसकी आवश्यकता जो है व्याख्या करने पर ही वहां पे उस शब्द को शब्द का अर्थ ग्रहण करने पर वहां पे पूर्ण हो जाती है। देखिए, तकनीकी एवं शास्त्रीय शब्दावली के अर्थबोध के लिए व्याख्या की आवश्यकता नितांत होती है। मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित, विज्ञान से संबंधित और शास्त्र से संबंधित जितनी भी शब्दावली है, उन सभी शब्दावली का हमें एक तो उसकी परिभाषा देखनी पड़ेगी, उसकी व्याख्या देखनी पड़ेगी, तभी जाकर हम उसका अर्थ जो है ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरणार्थ, कंप्यूटर कहने से अर्थबोध नहीं होता, परंतु इसका विवरण देने से अर्थबोध हो जाता है। मतलब कंप्यूटर एक संकल्पना है, एक शब्द है, मात्र कंप्यूटर कहने से उसका अर्थबोध नहीं होता, परंतु इसका विवरण जब दिया जाता है, कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, यूपीएस होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ये इसका जब विवरण दिया जाता है तो कंप्यूटर का अर्थबोध हम कर लेते हैं। उसी प्रकार ब्लूटूथ, ईमेल, मोबाइल, ये सभी जो संकल्पनाएं टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है, इसकी हमें एक तो व्याख्या करनी पड़ती है, उसकी परिभाषा देखनी पड़ती है और उसके आधार पर ही हम इन शब्दों को आत्मसात करते हैं। तो इस तरह से ये व्याख्या के आधार पर भी हम बहुत सारे शब्दों को जो है भाषा के माध्यम से या भाषा में उसको ग्रहण कर चुके हैं। अगला जो साधन है शब्द और अर्थ का संबंध दिखाने वाला, वो है उपमान। उपमान से क्या अर्थ है? देखिए, उपमान मतलब समानता ढूंढने वाला तत्व। मतलब किसी शब्द के लिए या किसी भी वस्तु के लिए उसके समान वाला शब्द हम वहां पे उच्चारित करते हैं और उसके आधार पर हम अनुमान के आधार पर या समानता, उपमान के आधार पर बहुत सारे शब्दों को हमने ग्रहण किया है। उपमान का अर्थ है समानता। कई बार मनुष्य समानता के द्वारा नए नए शब्द सीखता है, अर्थात सिमिलैरिटी देखी जाती है। समानता क्या है? दो वस्तुओं में क्या क्या ऐसी स्थितियां हैं जो समान तौर पर देखने को मिलती है, तो उसके आधार पर भी बहुत सारे शब्दों को वहां पे हम ग्रहण करते हैं। उदाहरणार्थ देखिए, भेड़िया और अल्सेशियन कुत्ता और भेड़िया लगभग एक जैसे दिखते हैं और दिखने में कोई भी हम उसमें फर्क नहीं कर पाते। भेड़िया और अल्सेशियन कुत्ते के समानता से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, समझ लीजिए कि किसी बच्चे ने जेब्रा अभी तक नहीं लगाया है, मतलब अभी तक जेब्रे को नहीं देखा है। पहला जो उदाहरण देखा हमने कि भेड़िया और अल्सेशियन कुत्ता,
इनके बीच में अंतर कर पाना हमारे लिए कठिन बन जाता है, अर्थात समानता इसमें देखने को मिलती है। और इसके आधार पर हम अल्सेशियन कुत्ते के आधार पर भेड़िया का अंदाजा लगा सकते हैं जब हमने देखा नहीं है उसको। तो दूसरा उदाहरण क्या है कि जब समझ लीजिए कि किसी बच्चे ने जेब्रा अभी तक नहीं देखा है और जेब्रा न देखने के पश्चात परंतु उसको बताया गया है कि जेब्रा घोड़े के समान होता है, वो थोड़ा सा गधे के जैसा आकार होता है, उसके शरीर पर काले सफेद रंग के पट्टे होते हैं। वह किसी जगह ऐसे चित्र को जब देखता है या टीवी पर डिस्कवरी पर वगैरह इस प्रकार के पशु को अगर वो देखता है तो समझ लीजिए वह बच्चा जो है समानता उसको जो बताया गया है उसके आधार पर उस पशु को समझ लेता है कि शायद ये जेब्रा हो सकता है, क्योंकि उसका वर्णन ही उस प्रकार से किया गया है कि वो एक तो गधे जैसा होता है, उसका आकार गधे जैसा होता है, उसके शरीर पर सफेद काले रंग के पट्टे होते हैं। और टीवी पर या डिस्कवरी चैनल पर ये इस प्रकार का पशु जब कोई बच्चा देखता है और उसको बताए गए विवरण के आधार पर वो अंदाजा लगाता है, समानता ढूंढता है कि सही में ये शायद जेब्रा हो सकता है। तो ऐसे पशु को देखने के पश्चात वो अंदाजा लगाकर जो है जेब्रे को वहां पे जेब्रे से संबंधित अर्थ जो है वो ग्रहण कर लेता है और समानता के आधार पर जेब्रा शब्द जो उसको बोध गम्य होता है। तो इस तरह से उपमान अर्थात समानता ढूंढी जाती है और समानता के आधार पर बहुत सारे शब्दों को आज तक हमने ग्रहण किया है। अगला जो साधन है निकटवर्ती शब्द, ये भी बहुत महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि हमने आज तक बहुत सारे ऐसे शब्दों को ग्रहण किया है जो शब्द के साथ दूसरे शब्द कौन कौन से आए हैं उसके आधार पर भी हमने बहुत सारे शब्दों को आज तक ग्रहण किया है। उदाहरण देखिए, निकटवर्ती अर्थात समीप के या नजदीक के ऐसे कौन कौन से शब्द है उसके आधार पर हम उस शब्द का अर्थ जो है पता लगाते हैं। हमने कई ऐसे शब्द जो है समानता के या निकटता के आधार पर सीखे हैं या उसका ज्ञान प्राप्त किया है, उसको समझ लिया है। उदाहरणार्थ मान लीजिएगा तेजपात, ये शब्द है तेजपात। तेजपात इस शब्द को आप नहीं जानते, लेकिन यह तेजपात शब्द अगर आप किसी एक सूची के रूप में अन्य शब्दों के साथ उसको पढ़ते हैं तो तुरंत आपको यह तेजपात शब्द का अर्थ जो है वहां पे मालूम हो जाएगा। कैसे देखिए, तेजपात ये शब्द लगभग हर किसी को मालूम नहीं है, या फिर अजवाइन ये शब्द किसी को लगभग मालूम नहीं है, लेकिन हम इन शब्दों को दूसरे शब्दों के साथ जब पढ़ते हैं तो हम अंदाजा लगाकर समझ लेते हैं, निकटता के आधार पर समझ लेते हैं कि ये शब्द ये है। देखिए, तेजपात शब्द लगभग हर किसी को मालूम नहीं है। यही शब्द किसी सूची के रूप में या सूची के अंतर्गत रखा जाए तो तुरंत उसका अर्थबोध हम लगा लेते हैं। जैसे तेजपात, दालचीनी, लौंग, इलायची, जायफल, ये जब हम तेजपात के साथ दूसरे सूची के रूप में शब्द वहां पे दे रहे हैं, तेजपात, दालचीनी, लौंग, इलायची, जायफल, इसके आधार पर हमने समझ लिया कि तेजपात लगभग ये मसाले का पदार्थ है, या पत्तों के रूप में जो मसाले में एक पत्ता आता है उसको तेजपात कहा जा सकता है। तो ये इसके साथ जो शब्द आए हैं उसके आधार पर हमने उसका इस तेजपात शब्द का जो है अर्थ ग्रहण कर लिया। अब हम जानते हैं कि तेजपात कोई मसाले का पदार्थ है। मतलब इस तरह से हमने शब्द के साथ जो निकटवर्ती के रूप में जो शब्द आए हैं, सूची के रूप में जो शब्द आए हैं, वो उसके आधार पर हमने ऐसे बहुत सारे शब्दों को आज तक ग्रहण किया है। इस तरह से ये निकटवर्ती शब्द एक साधन है शब्द और अर्थ का संबंध लगाने के लिए। अगला जो साधन है वो है शेष वाक्य। देखिए, शेष वाक्य से तात्पर्य क्या है कि आधा वाक्य कुछ कह रहा है और उसके आधार पर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि आगे के शब्द का अर्थ क्या है। उदाहरण के तौर पर देखिए, कभी कभी कविताओं में अज्ञात शब्दों का प्रयोग हो जाता है। मतलब अज्ञात मतलब ऐसे बहुत सारे शब्द कवि के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जिसका अर्थ जो है पाठक को मालूम नहीं होता है। तो अज्ञात शब्दों का प्रस्तुतिकरण होने के पश्चात उसका अर्थ शेष वाक्य के आधार पर ग्रहण कर लिया जाता है। कैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। ऐसे कविता में बहुत सारे शब्द आ जाते हैं कि जिसका अर्थ कवि को मालूम है लेकिन पढ़ने वालों को मालूम नहीं होता, लेकिन उस शब्द का अर्थ बाकी जो शेष वाक्य है कविता में, जो वाक्य दूसरे जो वाक्य आए हैं, चरण जो आए हैं, उसके आधार पर हम उस शब्द का अर्थ लगा लेते हैं। उदाहरण देखिए, निरभ्र आकाश से चंद्रमा की ज्योत्सना बरस रही है।
अब देखिए ये कविता की पंक्ति है, नीरभ्र आकाश से चंद्रमा की ज्योत्सना बरस रही है। इसमें से ज्योत्सना शब्द जो है हमें मालूम नहीं है, उसका अर्थ पता नहीं है। तो देखिए इस ज्योत्सना शब्द का अर्थ वहां पे बाकी जो शब्द है, शेष वाक्य में कौन कौन से शब्द आए हैं उसके आधार पर हम उसका अर्थ लगा सकते हैं। नीरभ्र आकाश, नीरभ्र शब्द जानते हैं अर्थात खुला आकाश। निरभ्रता से तात्पर्य है कि खाली या खुला कह सकते हैं। आकाश हम आकाश के रूप में उसका अर्थ समझ लेते हैं। चंद्रमा की अर्थात चांद की जो रोशनी है बरस रही है, अर्थात चंद्रमा की ज्योत्सना बरस रही है। तो बरस रही का भी अर्थ हमें मालूम है, ज्योत्सना का अर्थ मालूम नहीं है। तो इसमें से ज्योत्सना शब्द का अर्थ जो है चंद्रमा की जो लालिमा होती है, चंद्रमा की जो चांदनी रात होती है, तो उसके आधार पर चंद्रमा का जो प्रकाश होता है, तो शेष वाक्यों के आधार पर हम वहां पे उस ज्योत्सना शब्द का अर्थ लगा लेते हैं कि ज्योत्सना से अर्थ है चंद्रमा का प्रकाश अर्थात चांदनी रात। यह अर्थ हमने ग्रहण करने में हमें कोई कठिनाई नहीं आती। तो इसलिए भाषा में ऐसे बहुत सारे शेष वाक्यों के आधार पर हमने बहुत सारे शब्दों को आज तक ग्रहण किया है। तो इस तरह से ये शेष वाक्य भी जो है भाषा के शब्द और अर्थ को दिखाने के लिए साधन के तौर पर अपनाया जाता है। और अगला जो अंतिम साधन है वो है कोश। अब ये बहुत प्रचलित साधन है, अर्थात किसी भी शब्द का अगर हमें अर्थ मालूम नहीं है तो हम तुरंत जो है उसको डिक्शनरी में ढूंढ लेते हैं, और डिक्शनरी के आधार पर हमने आज तक बहुत सारे शब्दों को समझ लिया है। अर्थात भाषा में प्रस्तुत होने वाले लगभग सभी शब्द जो है डिक्शनरी में मौजूद होते हैं, और डिक्शनरी के आधार पर हम उन शब्दों को ग्रहण करते हैं। तो कोश नामक जो ये साधन है, इसमें भी हम बहुत सारे शब्दों को आज तक ग्रहण कर चुके हैं। संकेत ग्रहण का एक प्रत्यक्ष साधन कोश है, अर्थात किसी भी शब्द का अर्थ ग्रहण करने के लिए प्रत्यक्ष या सबूत के तौर पर अगर कोई साधन है तो वो है कोश। हमारी जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए अथवा अन्य भाषाओं को समझने के लिए हम बहुत बार जो है कोशों का इस्तेमाल करते हैं, और कोशों के सहारे हम बहुत सारे शब्दों को आज तक ग्रहण करते आए हैं। तो इस तरह से हमने शब्द और अर्थ का संबंध दिखाने वाले जो 8 प्रकार के जो साधन हैं, हमने उसका पूरा विश्लेषण आज देखा है। मैं फिर से एक बार इन साधनों को आपके सामने रखता हूं संक्षेप में मद्दों के तौर पर। पहला साधन हमने देखा शब्द और अर्थ का संबंध दिखाने वाले 8 साधन। पहला साधन व्यवहार, दूसरा आप्तवाक्य, तीसरा प्रकरण, चौथा व्याख्या, पांचवा उपमान, छठा है निकटवर्ती शब्द, सातवां है शेष वाक्य और आठवां है कोश। इस तरह से इन साधनों के आधार पर हमने आज तक जितनी भी हम भाषा बोलते हैं और उस भाषा में हम जो शब्द प्रयोग करते हैं, वो सभी शब्द जो है इन 8 साधनों के आधार पर हमने आज तक ग्रहण किए हैं। तो इस तरह से ये शब्द और अर्थ का संबंध दिखाने वाले ये 8 साधन हैं। आपको मुझे लगता है कि ये समझ में आया होगा, आप समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार सुनने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। इस मध्य में यही बताया गया है कि किसी भी शब्द का जो अर्थ होता है वो उसके साथ कैसे जुड़ता है, या उस शब्द का अर्थ वही ग्रहण कैसे किया जाता है। तो ये 8 प्रकार के जो साधन बताए गए हैं उसके आधार पर शब्दों के अर्थ वहाँ पे निर्धारित किए जाते हैं, और हमारे मानस पटल पर शब्दों को उच्चारित करने के बाद तुरंत जो है उसका अर्थ हमारे मस्तिष्क में प्रतिबिंब के तौर पर वहाँ पे उभरता है। तो ये शब्द और अर्थ के संबंध के 8 साधन हैं। अगले लेक्चर में अगला मुद्दा हम देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।